पिछले वीडियो में हम लोगों ने पोषण संदर्भिका की विषय सूची में से हम लोगों ने प्रस्तावना पोषण संतुलित आहार को पढ़ लिया है। आज हम लोग देखेंगे कुपोषण। तो देखते हैं कि कुपोषण में क्या क्या दिया है। पोषण पढ़ लिए थे, संतुलित आहार भी पढ़ लिए थे, यह है कुपोषण। देखते हैं कि कुपोषण में क्या क्या लिखा है। कुपोषण की परिभाषा बहुत से कारणों के आधार पर भिन्न भिन्न हो सकती है। जैसे ठीक है, कुपोषण की परिभाषा देख रहे हैं, जिसमें कुपोषण किसके आधार पर होता है, तो ये अलग अलग प्रकार से होते हैं। तो पहला देखते हैं, कुपोषण वह अवस्था है जिसमें पौष्टिक पदार्थ व भोजन न मिलने अथवा अव्यवस्थित रूप से लेने के कारण शरीर को पूरा पोषण नहीं मिल पाता, जिसके कारण गंभीर स्थिति पैदा हो जाती है। एक बार और देख लेते हैं। कुपोषण वह अवस्था है जिसमें पौष्टिक पदार्थ व भोजन न मिलने अथवा अव्यवस्थित रूप से लेने के कारण शरीर को पूरा पोषण नहीं मिल पाता, जिसके कारण स्थिति पैदा हो जाती है, गंभीर स्थिति। ठीक है, कुपोषण क्यों होता है? पौष्टिक पदार्थ व भोजन, अगर अच्छे से भोजन ना खाए पौष्टिक से भरा हुआ, और अगर उसको हम लोग अव्यवस्थित रूप से ले तो हमारे शरीर में कुछ कुछ कमियां पैदा होने लगती है, जिससे गंभीर स्थिति पैदा हो सकती है। ठीक है, सेकंड देखते हैं, शरीर के लिए आवश्यक संतुलित आहार लंबे समय तक नहीं मिलने से कुपोषण होता है। शरीर के लिए आवश्यक संतुलित आहार लंबे समय तक नहीं मिलने से कुपोषण हो सकता है। यानी कि अगर हम लंबे समय तक हम लोग कुछ अच्छा सा संतुलित आहार नहीं लेंगे जिसमें पौष्टिक चीज़ें होती हैं, तो फिर हमारे शरीर को कुपोषण का प्रॉब्लम हो सकता है। कुपोषण के कारण महिलाओं एवं बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। अगर हम लोग संतुलित आहार नहीं लेंगे तो हमारे शरीर का जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होता है वो कम हो जाता है, जिससे वे आसानी से कई तरह की बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। अतः प्रायः पर्याप्त संतुलित आहार के अभाव में कुपोषण होता है। यानी अगर हम पर्याप्त रूप से संतुलित आहार नहीं लेंगे तो उसके अभाव यानी कि कमी के कारण हम लोगों को कई सारी बीमारियां हो सकती है, उसके शिकार हम बन सकते हैं। तो एक बार और पढ़ लेती हूँ, बहुत नॉर्मल सा लिखा है, ये तो आप लोगों को समझ आ ही जाएगा। शरीर के लिए आवश्यक संतुलित आहार लंबे समय तक नहीं मिलने से कुपोषण होता है। कुपोषण के कारण महिलाओं एवं बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, जिससे वे आसानी से कई तरह की बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। अतः प्रायः पर्याप्त संतुलित आहार के अभाव से कुपोषण होता है। ठीक है, थर्ड देखते हैं, दैनिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की अधिकतम या कमी होने से कुपोषण होता है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि दैनिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए अगर जो भी दैनिक यानी हम जो रोज़ खाते हैं अगर उसमें कुछ कमी हो रहा है तो उसके कारण भी कुपोषण हो सकता है, तत्वों में अधिकतम या कमी होने के कारण। तो कुपोषण के रूप, कुपोषण के दो रूप होते हैं, एक अति पोषण या अल्प पोषण। एक तो ज़्यादा अधिक पोषण लेना या फिर कम पोषण लेना। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, अधिक या कमी होने से कुपोषण होता है। जो पोषक तत्व होता है अगर हम ज़्यादा मात्रा में खाएंगे तो भी प्रॉब्लम है और कम मात्रा में खाएंगे तो भी प्रॉब्लम है। तो फिर इसे याद रखना, कुपोषण के रूप दो रूप होते हैं, एक अति पोषण और दूसरा है अल्प पोषण। ठीक है, अब देखते हैं कारण। कुपोषण के कारण पहला है अनुपलब्धता। ठीक है, अनुपलब्धता, बहुत समय तक भोजन ना मिलने से कुपोषण होता है। अगर हम बहुत समय तक खाना नहीं खाएंगे तो हमें कुपोषण होगा। फिर है अपर्याप्तता। अपर्याप्तता में देखते हैं, शरीर के लिए लंबे समय तक संतुलित आहार नहीं मिलना ही कुपोषण कहलाता है। अगर
हमें लंबे समय तक के संतुलित आहार नहीं मिलेगा तो उससे भी हमारे शरीर को कुपोषण हो जाएगा। ठीक है, फिर है अर्थात पर्याप्त मात्रा में पौष्टिक भोजन ना मिलने से कुपोषण होता है। पर्याप्त मात्रा में पौष्टिक भोजन ना मिलने से भी कुपोषण होता है। सूक्ष्म पोषक तत्वों से सही मात्रा में नहीं मिलने से कुपोषण हो सकता है। अगर हमें सूक्ष्म पोषक तत्वों के सही मात्रा अगर नहीं मिले तो उससे भी कुपोषण हो सकता है। ठीक है, तो अपर्याप्तता यानी कि हमें अगर ये सारी चीज़ें सही मात्रा में ना मिले तो कुपोषण हो सकता है। शरीर के लिए लंबे समय तक संतुलित आहार नहीं मिलना ही कुपोषण है, अर्थात पर्याप्त मात्रा में पौष्टिक भोजन ना मिलने से कुपोषण होता है। सूक्ष्म पोषक तत्वों से सही मात्रा में नहीं मिलने से कुपोषण हो सकता है। ठीक है, अब थर्ड देखते हैं, दोषपूर्ण आहार शैली होना। दोषपूर्ण आहार शैली होना, तो इसमें देखते हैं, दोषपूर्ण आहार शैली होने से शरीर को पूर्ण पोषण नहीं मिलता जिससे कुपोषण हो जाता है। यानी कि अच्छा सा आहार नहीं मिलेगा। दोषपूर्ण यानी कि हम लोग को कुछ जिसमें कमियां होगी, अगर वो चीज़ हमें कंप्लीट रूप से ना मिले तो भी हमें कुपोषण हो सकता है। दोषपूर्ण आहार यानी कि कुछ भी खाना, उल्टा सीधा कुछ भी खा लिए और सोच रहे हैं कि पोषण मिले, तो उससे भी कुपोषण हो सकता है। ठीक है, अब देखते हैं आगे कुपोषण के लक्षण, यानी कि कुपोषण से क्या क्या होता है। देखो, अगर अच्छे से खाएंगे नहीं, ठीक है, तो फिर कम वजन वाला बच्चा, ये कम वजन वाला बच्चा इन्हीं सब कारणों से कुपोषण होता है, इसलिए कम वजन वाले बच्चे को कुपोषण कहते हैं। कुपोषण के लक्षण, कुपोषण के मुख्य रूप से 3 लक्षण होते हैं। तो ये पेपर में आ सकता है कि कुपोषण के कितने लक्षण होते हैं, तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, 3 लक्षण होते हैं। कुपोषण के मुख्य रूप से 3 लक्षण होते हैं जिसके आधार पर कुपोषण की स्थिति को समझा जा सकता है। तो अब देखते हैं कि ये 3 लक्षण हम लोग किस आधार पर समझेंगे। नाटापन, यदि किसी बच्चे का कद उसकी आयु के अनुपात में कम रह जाता है तो उसे नाटा कहते हैं, नाटापन कहते हैं। ठीक है, यानी कि नाटापन किसके कारण होता है, यदि किसी बच्चे का कद उसकी आयु के अनुपात से कम रह जाता है तो उसे नाटापन कहते हैं। यानी कोई बच्चा है, सामान्य रूप से जिस तरीके से उसको बढ़ना चाहिए लेकिन वो वैसा ना बढ़ के उसके हाइट में कमी आ रही है, तो उसे हम लोग इसके अंतर्गत ले सकते हैं, कुपोषण के लक्षण के अंतर्गत। फिर है दुर्बलता या कम भारीता। दुर्बलता या कम भारीता मतलब दुर्बल यानी ये देखो इस तरीके से सामान्य बच्चा ऐसा दिखता है, सामान्य बच्चा ऐसा दिखता है, दुर्बल बच्चा पतला दुबला सा, और नाटा बच्चा छोटा हाइट। ठीक है, तो ये है 3 लक्षण किसके, कुपोषण के। तो देखते हैं दुर्लभता या कम भारीता, यदि किसी बच्चे के वजन उसके कद के अनुपात में कम रह जाता है तो उसे दुर्बलता कहते हैं। अगर किसी बच्चे का हाइट तो बढ़ रहा है लेकिन उसका जो ये वेट है वो कम हो रहा है तो इसको दुर्बलता के अंतर्गत लेते हैं। दुर्बलता कम भारीता, वो दुर्बल है यानी कि पतला दुबला है और वजन भी उसका कम है लेकिन हाइट उसका उसकी उम्र के हिसाब से ठीक है, तो ये भी कुपोषण के लक्षण के अंतर्गत आएगा। फिर है कम वजन। कम वजन में है आयु के अनुपात में किसी बच्चे का वजन कम हो तो उसे कम वजन कहते हैं। ठीक है, कम वजन में आयु के अनुपात में किसी बच्चे का वजन कम हो तो उसे कम वजन कहते हैं। ठीक है, तो फिर कुपोषण के 3 लक्षण होते हैं जिसमें कम वजन, उसकी आयु के अनुपात से उसका वजन कम है तो वो भी कुपोषण के अंतर्गत आएगा।
दुर्बलता या कम भारीता, यानी कि अगर बच्चा का जो हाइट है वो ठीक है लेकिन वो पतला दुबला सा है, उसका वज़न कम है, तो भी दुर्बल कुपोषण के अंतर्गत आएगा। और ये सामान्य बच्चा है। और ये नाटापन समझ आएगा कि बच्चे की जो कद आयु के अनुपात में कम रह जाता है उसे नाटा कहते हैं। ठीक है, तो ये आप स्क्रीनशॉट लेके भी इसको आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैं PDF वगैरह कुछ नहीं बनाई हूँ, डायरेक्ट मैं बुक से ही पढ़ा रही हूँ। तो आप लोग बुक को स्क्रीनशॉट करके फिर उसका फ़ोटो खींच के जैसा भी हो आप इसको PDF बना के या फिर ऐसे भी पढ़ सकते हैं प्रिंट आउट करा के। अब देखते हैं कि कुपोषण को दूर करने के क्या क्या उपाय होते हैं। तो कुपोषण दूर करने के उपाय, तो इसमें देखते हैं पोषण अभियान अंतर्गत महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पोषण के 5 सूत्रों को अपनाते हुए कुपोषण दूर करने के सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं। ठीक है, किसके द्वारा? ये कुपोषण को दूर करने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा 5 सूत्रों को अपनाते हुए कुपोषण दूर करने के सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं, यानी कोशिश किए जा रहे हैं। पोषण के इन 5 सूत्रों को विशेष ध्यान देकर कुपोषण को न्यूनतम स्तर तक लाया जा सकता है। इन सभी सूत्रों को अपनाना अपने हाथ की 5 उंगलियों के रूप में समझते हुए सभी को पूर्ण करते हुए एक बंद मुट्ठी बनाए। उक्त बिंदुओं पर आधारित समग्र प्रयास से हम कुपोषण दूर करने की लड़ाई में अवश्य सफल होंगे। यानी कि जिस तरीके से ये हमारा 5 उंगली है, 5 उंगली की तरह उसे कुपोषण को मतलब एक अपनाया गया है कि ये 5 उंगली की तरीके, जैसे ये सब एक जैसा नहीं होता, उसी तरीके से पोषण में भी कमी होती है। तो इसे 5 उंगली की संख्या दी गई है कि एक बंद मुट्ठी बनाएंगे, यानी कि सभी को दूर करके एक बंद मुट्ठी बनाएंगे, यानी उसको हम लोग निपटारा करेंगे कुपोषण को। ठीक है, तो देखते हैं कि वो 5 सूत्र कौन कौन से। तो पोषण के 5 सूत्र निम्न प्रकार से हैं। पहला तो पौष्टिक आहार है। कल भी हम लोगों ने कुछ देखा था संतुलित आहार, तो अब देखते हैं पौष्टिक आहार में क्या क्या है। तो पौष्टिक आहार व्यक्ति विशेष की आवश्यकता के अनुसार पौष्टिक भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए कुपोषण को न्यूनतम स्तर पर लाया जा सकता है। ठीक है, यानी कि इसमें बोल रहा है कि व्यक्ति विशेष की आवश्यकता, इस व्यक्ति की कितनी आवश्यकता है पौष्टिक भोजन लेने की, तो ये सबको देखते हुए न्यूनतम स्तर पर लाया जा सकता है, यानी कि इसको सुनिश्चित किया जा सकता है कि उसके शरीर के लिए कितना पौष्टिक आहार जरूरी है। ठीक है, पहला है शिशु जन्म के 1 घंटे के भीतर माँ का पीला दूध कोलेस्ट्रॉम अवश्य पिलाना चाहिए। इससे बच्चे की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। ठीक है, इसमें कहा जा रहा है कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके 1 घंटे के भीतर माँ का दूध पिलाना ज़रूरी है, जिससे कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है बच्चे के में। ठीक है, फिर देखते हैं सेकंड बिंदु, 6 माह तक के बच्चों को केवल स्तनपान कराना चाहिए। इस उम्र के बच्चे को पूरा पोषण माँ के दूध से प्राप्त होता है, यानी कि सिर्फ 6 महीने तक के उसे कुछ भी खिलाना पिलाना नहीं चाहिए, ना ही बाहर का दूध देना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ माँ का ही दूध पिलाना चाहिए, जिससे कि बच्चा स्वस्थ रहे और उसमें अगर किसी भी प्रकार का कमी हो रहा है तो वो भी दूर हो। इसलिए माँ का दूध ही सबसे बेस्ट होता है। फिर आप 6 महीने के बाद बच्चों को थोड़ा थोड़ा कुछ बाहर की चीज़ दे सकते हैं। तो देखते हैं 6 महीने तक के बच्चों को केवल स्तनपान कराना चाहिए। इस उम्र के बच्चे को पूरा
पोषण माँ के दूध से प्राप्त होता है। माँ के दूध के अतिरिक्त किसी भी भोज्य पदार्थ के आवश्यकता नहीं होती है। देखिए यहाँ पे कहा गया है कि माँ के दूध के अलावा और भी कोई पोषक आहार जरूरी नहीं है 6 महीने तक। आवश्यकता नहीं होती। माँ के दूध से बच्चे के जल की आवश्यकता भी पूर्ण हो जाती है। यानी कि पानी भी नहीं पिलाना चाहिए बच्चे को 6 महीने तक, सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध ही पिलाना चाहिए। माँ के दूध से बच्चे को पोषण आहार भी मिल जाता है और उसे जल की आवश्यकता जो होती है उसकी भी पूर्ति हो जाती है। अतः 6 महीने तक के बच्चे को पानी या जन्म घूंटी की आवश्यकता नहीं होती है। क्या बोल रहा है? 6 महीने तक जो बच्चे होते हैं उन लोग को ना पानी की ज़रूरत होती है, ना जन्म घूंटी कुछ होता होगा दवाई, ये सब की भी आवश्यकता नहीं होती है। कितने? 6 महीने तक। इस उम्र के बच्चे को लगातार 6 माह तक सही तरीके से स्तनपान कराते हुए बहुत से रोगों से बचाया जा सकता है। ठीक है, 6 माह तक के बच्चों को माँ का दूध ही देना चाहिए, जिससे कि उसे कुछ बीमारी नहीं होगी, कुछ रोग नहीं होगा। अगर कुछ ऐसा होना भी होगा लेकिन वो बच जाएगा। बोल रहे हैं यहाँ पे बहुत से रोगों से बचाया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ दिया है, देखो। पानी ना पिलाए, गाय का दूध ना दे, ऊपर का दूध ना दे, पाउडर दूध ना दे, शहद ना खिलाए। तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर दिया है, आप इसको देख लेना कि सिर्फ और सिर्फ 6 महीने तक के माँ का दूध ही ज़रूरी होता है। इसको ये सारी चीज़ें ना खिलाना चाहिए। ठीक है, क्या क्या नहीं? पानी नहीं पिलाएं, गाय का दूध भी ना दें, ऊपर का दूध भी ना दे। ऊपर का दूध मतलब जो हम लोग पाउडर दूध या लैक्टो करके कुछ आता है बच्चों लोग के लिए, वो भी सब नहीं देना चाहिए। पाउडर दूध भी नहीं देना चाहिए, यानी जो सेरेलैक्स वगैरह आता है ऐसा सब चीज़ वो सब नहीं देना चाहिए। और ना ही शहद वगैरह भी नहीं पिलाना चाहिए 6 महीने तक। फिर आगे देखते हैं। 6 माह पूर्ण किए हुए बच्चे को पूरक आहार दिया जाना चाहिए। जब 6 महीने हो जाता है तो बच्चे को फिर थोड़ा थोड़ा एक अच्छा सा आहार खिलाना चाहिए। ठीक है, पूरक आहार बोल रहा है। फिर उसके बाद आप खाना वाना थोड़ा बहुत खिला सकते हो जितना वो खा सके, ये नहीं कि दिन भर आप उसको खिलाते रहें। 6 माह पूर्ण किए हुए बच्चे को पूरक आहार दिया जाना चाहिए। पूरक आहार के साथ स्तनपान जारी रखना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि 6 महीने के बाद आप उसको आहार दें, यानी कि खिलाए पिलाए, उसके साथ साथ स्तनपान यानी कि दूध भी पिलाना चाहिए माँ का। फिर है पूरक आहार के रूप में 6 माह पूर्ण किए बच्चों को नरम प्राकृतिक व घरेलू भोजन यथा खिचड़ी, दलिया, दाल, मसली हुई सब्जी व फल थोड़ी थोड़ी मात्रा में कई बार खिलाते रहना चाहिए। कई बार का मतलब है कि आप सुबह खिला लिए, 12 बजे करीब फिर कुछ खिला लिए, फिर दोपहर में खिला लिए, शाम को खिला लिए, रात को, ऐसा थोड़ा थोड़ा, ये नहीं कि भर भर के बहुत सारे खिलाए। और साथ ही साथ माँ का दूध भी पिलाए। ठीक है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है पूरक आहार के रूप में 6 माह पूर्ण करने के बाद। आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग के घर में भी बच्चे होंगे, चाहे आप लोग ही 6 महीने के बाद ही जो खिलाने का जो भी रहता है, मतलब मुँह जुठाते हैं, बोलते हैं और क्या क्या बोलते हैं, तो ये सब चीज़ 6 महीने के बाद ही किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आप उसे कुछ ये सारी चीज़ें खिला सकते हैं जो घर में हम बनाएं, घर का अच्छा बना हुआ, ये नहीं कि बाहर का कुछ भी ला के खिला रहे हैं। तो यहाँ पे खिचड़ी, दलिया, दाल, मसली हुई सब्जी व फल थोड़ी थोड़ी मात्रा में कई बार खिलाते रहना चाहिए, थोड़ी थोड़ी मात्रा में। ठीक है, फिर है पूरक आहार में पेय पदार्थ जैसे दाल का पानी,
चावल का पेज नहीं पिलाना चाहिए। ठीक है, दाल का पानी पिलाना चाहिए, लेकिन चावल का पेज मतलब अगर आप जानते होंगे, जो हम लोग खाना बनाते हैं, जैसे गंजी वगैरह में खाना बनाओगे तो फिर उसमें क्या होता है कि जो उसमें का पानी रहता है उबल जाता है। खाना बनने के बाद फिर उसको हम लोग पसाते हैं, तो जो पसाते हैं तो उसमें जो निकलता है पानी उसको पेज कहते हैं। तो पेज नहीं खिलाना चाहिए। ठीक है, नहीं पिलाना चाहिए। अपितु अलग अलग से कटोरी चम्मच से अतिरिक्त रूप से वसा, तेल या घी मिलाते हुए भोजन कराना चाहिए। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि दाल का पानी दे, चावल का पेज नहीं पिलाना चाहिए। अलग अलग से कटोरी चम्मच से अतिरिक्त रूप से वसा, तेल या घी मिलाते हुए भोजन कराना चाहिए। मतलब दाल में थोड़ा सा घी डाल दे और इसे अच्छे से मिक्स कर ले, उसके बाद फिर बच्चे को आप खिलाएं। यहाँ पे देखो वो बच्चा खा भी रहा है, उसी माँ खिला रही है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। किशोरी बालिकाओं को सही मात्रा में पौष्टिक भोजन खिलाना चाहिए। ठीक है, किशोरी बालिकाओं को सही मात्रा में पौष्टिक भोजन खिलाना चाहिए। किशोरी बालिका मतलब थोड़े से बड़े हो जाते हैं बच्चे, तो उस टाइम बोला जा रहा है अच्छे से खाना खिलाना चाहिए। फिर है, गर्भवती महिलाओं को अतिरिक्त पोषण की आवश्यकता होती है। जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उन लोगों को और अच्छे से पोषण की आवश्यकता होती है। उन्हें अच्छी अच्छी चीज़ें, संतुलित आहार देनी चाहिए, जिससे कि वो स्वस्थ रहे और बच्चा भी स्वस्थ रहे और बच्चे का विकास भी अच्छे से हो। इसलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि गर्भवती महिलाओं को अतिरिक्त पोषण की आवश्यकता होती है। सामान्य से अधिक मात्रा में भोजन की आवश्यकता होती है, इसलिए दिन में 4 भोजन अवश्य करना चाहिए। साथ ही बढ़ी हुई आयरन और कैल्शियम की गोलियां होती है उसे खाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा जा रहा है क्योंकि प्रेग्नेंट रहते हैं तो उन्हें डबल आहार की ज़रूरत पड़ती है, थोड़ा ज़्यादा खाना खाने की, क्योंकि वो उनके भी शरीर के लिए ज़रूरी रहता है और जो पेट में बच्चा रहता है उसके लिए भी। इसलिए उन्हें ज़्यादा मात्रा में खाना खाना चाहिए और खाना खाने के साथ साथ आयरन और कैल्शियम की भी टैबलेट लेना चाहिए। ये आंगनबाड़ी में फ्री में मिल जाती है। फिर देखते हैं, यहाँ पे बोला था कि आयरन और कैल्शियम की आवश्यकता को पूरा करने के लिए भोजन में हरी पत्तेदार सब्जी। ठीक है, क्या बोला जा रहा है कि आयरन और कैल्शियम की आवश्यकता को पूरी करने के लिए आयरन और कैल्शियम, अगर आप गोली भी नहीं खा रहे हैं आयरन और कैल्शियम की, लेकिन अगर आप पत्तेदार सब्जियां और ये सारी चीज़ें खा रहे हैं तो भी आपको नेचुरल रूप से कैल्शियम और आयरन मिलेगा, गोली खाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे बोले जा रहा है भोजन में हरी पत्तेदार सब्जी, मुनगा की भाजी, चने की भाजी, सभी प्रकार की दाल, गुड़, डेयरी उत्पाद, अंडा, स्वीकार्यता के आधार पर मांसाहारी भोज्य पदार्थ सोयाबीन व मूंगफली खाना चाहिए। लेकिन मूंगफली नहीं खाते हैं, भले यहाँ पे लिखा है, लेकिन मूंगफली नहीं खाना चाहिए। ये क्या है कि गर्भवती महिला को ये गर्मी करता है, इसलिए मूंगफली नहीं खाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे लिखा है तो कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कि आयरन और कैल्शियम के लिए पत्तेदार सब्जी, मुनगा की भाजी, मुनगा तो आप जानते ही हैं, उसका जो पत्ता होता है उसकी भाजी खाएं, चने की भाजी खाएं। चने की भाजी अभी ठंडी के दिन में बहुत आती है, तो ये इससे भी हमें आयरन कैल्शियम मिलता है, क्योंकि ये सब हरी पत्तेदार सब्जियां होती है। तो चने की भाजी खाएं, सभी प्रकार की दाल खाएं, जितने भी प्रकार की दाल होती है वो भी खाएं। गुड़ खाए, डेयरी उत्पाद मतलब डेयरी में जितना भी उत्पाद होता है, दूध, दही, पनीर, ये भी खाए। ये ऐसा
डेयरी उत्पाद में कहा जा रहे हैं। फिर है अंडा स्वीकार्यता के आधार पर मांसाहारी भोजन, और मांसाहारी भोजन भी खाना चाहिए, साथ ही सोयाबीन व मूंगफली खाना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड, धात्री माताओं को अपने साथ साथ अपने बच्चे को भी पोषण देना चाहिए, अतः भोजन की बढ़ी हुई आवश्यकता को पूरा करने के अतिरिक्त भोजन का सेवन करना चाहिए। पौष्टिक भोजन के साथ साथ रेडी टू ईट का सेवन करना चाहिए व समुचित मात्रा में पानी पीते रहना चाहिए। ठीक है, जो धात्री माता होती हैं उनको बच्चे को भी पोषण देना चाहिए। ये धात्री माता लगता है कि जो बच्चा पैदा हो जाता है उसके बाद फिर खुद का और बच्चे का भी अच्छे से ध्यान रखना चाहिए, पोषण लेना चाहिए। इस तरीके से इसमें बताया गया है कि बच्चे के साथ साथ माँ को भी अच्छे से संतुलित आहार लेना चाहिए। पौष्टिक भोजन के साथ साथ रेडी टू ईट यानी कुछ बना बनाया पहले से, ये सब भी खाना चाहिए। फिर नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट, स्थानीय स्तर पर उपलब्ध भोजन पदार्थों को अपने दैनिक आहार में शामिल करना चाहिए। यानी जो स्थानीय रूप से जो भी हम लोगों को भोजन पदार्थ मिलते हैं उसको भी हमारे आहार में शामिल करना चाहिए। संतुलित भोजन में शामिल सभी समूह से आवश्यक मात्रा सम्मिलित करते हुए पौष्टिक आहार लेना चाहिए। ठीक है, इसमें को फिर से एक बार देख लेते हैं। स्थानीय स्तर पर उपलब्ध भोजन पदार्थों को अपने दैनिक आहार में शामिल करना चाहिए। संतुलित भोजन में शामिल सभी समूह से आवश्यक मात्रा में शामिल करते हुए पौष्टिक आहार लेना चाहिए। सभी सब्जियों में सभी दैनिक आहार जो भी खाते पीते हैं उनमें सब में आवश्यक मात्रा में पौष्टिक आहार होना चाहिए, यानी कि लेना चाहिए कहा जा रहा है। आप देख सकते हैं हरी पत्तेदार सब्जी व खट्टे फल क्या क्या है, ये सब ले सकते हैं। अनाज व दालें, इस तरीके से फलियाँ व सूखे मेवे, ये सारी चीज़ें हम लोग अपने आहार में ले सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे कहा जा रहा है पौष्टिक आहार की सही मात्रा उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक नहीं है कि बाजार में मिलने वाले अधिक मूल्य वाले पदार्थ या महंगे भोजन का सेवन किया जाए। ठीक है, यहाँ भी ये कहा जा रहा है कि अगर हमें पौष्टिक आहार लेना है तो हम बाज़ार से कुछ भी लेके आ रहे हैं महंगी चीज़ें कि इसमें पौष्टिक ज़्यादा है और उसे खाए तो हमें पौष्टिक ज़्यादा मिलेगा, तो ये ज़रूरी नहीं है। जो घर में चीज़ होती है आप उसको भी ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कहा रहा है कि पौष्टिक आहार की सही मात्रा उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक नहीं है कि बाज़ार में मिलने वाले अधिक मूल्य वाले पदार्थ, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि महंगे भोजन का सेवन किया जाए, अपितु घर में उपलब्ध भोजन पदार्थ को ही पौष्टिक बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए। जैसे मिश्रित दाल, यानी कि बहुत सारे दालों को एक साथ मिक्स करके आप दाल बना सकते हो, वो भी पौष्टिक आहार में आएगा कि दाल को खाना चाहिए। पत्तेदार सब्जियों के साथ पकाया जाए। चावल बनाते समय उसका पेज या माड़ ना निकाला जाए, यानी कि जो चावल बनाते हैं पकाते हैं तो इसमें जो पानी रहता है तो उसे ना निकाला जाए, उसको वैसे खाया जाए कहा जा रहा है। इसमें सब्जी व अन्य भोजन पदार्थ को ढक कर पकाया जाए। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि सब्जी व जो भी सब्जियां हैं उसको ढककर पकाया जाए। उपलब्धता के आधार पर बदल कर अनाज का सेवन किया जाए। मिश्रित आटे की रोटी बनाई जाए। भोजन में आंवला, नींबू, जाम जैसे खट्टे फलों को
शामिल किया जाए। भोजन में प्रोटीन की मात्रा बढ़ाने के लिए डेयरी उत्पाद, अंडा, सोयाबीन, मूंगफली को शामिल किया जाना चाहिए। ठीक है, तो समझ में आया ही होगा कि पौष्टिक आहार बनाने के लिए हम लोग घर में भी बना सकते हैं। किस तरीके से हमें अनेक प्रकार के दाल को एक साथ मिक्स करके बनाना चाहिए और पत्तेदार सब्जियों को ढककर पकाना चाहिए। जो चावल बनाते हैं उसका पानी को ना फेंके, यानी उसका पेज या माड़ उसको वैसे ही खाया जाए और भोजन को तो ढककर पकाना चाहिए। और साथ ही साथ मिश्रित आटे यानी अलग अलग आटे को एक साथ मिक्स करके भी रोटी बना के उसको खाना चाहिए। भोजन में आंवला, नींबू, जो खट्टे फल होते हैं उसको भी सेवन करना चाहिए। और डेयरी उत्पाद यानी कि डेयरी में बने हुए जो भी चीज़ होती है उनको भी लेना चाहिए। साथ ही अंडा, सोयाबीन, मूंगफली को भी शामिल करना चाहिए, इसमें कहा जा रहा है। फिर है दैनिक भोजन में सलाद व अंकुरित अनाज खाने से भी अच्छी पौष्टिकता प्राप्त होती है। दिन में कम से कम 4 बार भोजन किया जाना चाहिए। लंबा समय तक भोजन न करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। आप दिन में सिर्फ 2 बार खा रहे हैं तो ये थोड़ा हानिकारक हो सकता है। इसमें कहा जा रहा है कि दैनिक भोजन में सलाद, अंकुरित अनाज भी लेना चाहिए और साथ ही साथ दिन में कम से कम 4 बार खाना चाहिए, ये कहा जा रहा है। फिर हम लोग दूसरा देखते हैं। पहले हम लोगों ने देखा पौष्टिक आहार, ठीक है, पौष्टिक आहार। सेकंड पॉइंट है पहले सुनहरे 1000 दिवस। तो देखते हैं ये 1000 दिवस किस तरीके से होगा। पहले सुनहरे 1000 दिवस, ठीक है। तो गर्भावस्था से प्रारंभ करते हुए बच्चे की प्रारंभिक 2 वर्ष की अवस्था तक का अंतराल पहले 1000 सुनहरे दिवस में शामिल किया जाता है। यानी कि जब प्रेग्नेंट होते हैं, प्रेग्नेंट होने के बाद से बच्चा 2 साल का हो जाए तो उस पूरे समय को 1000 दिवस में काउंट किया जाता है और उस 1000 दिवस को सुनहरे दिवस के रूप में कहा जाता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में आए कि सुनहरे दिवस कितने दिन होते हैं तो आप लिख सकते हो 1000 दिवस, ठीक है। या अगर वर्ष में पूछे तो 2 वर्ष। बच्चे के गर्भ में जैसे आता है उससे लेकर बच्चा 2 वर्ष का होता है तब तक, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है गर्भावस्था से प्रारंभ करते हुए बच्चे की प्रारंभिक 2 वर्ष की अवस्था तक का अंतराल पहले 1000 सुनहरे दिवस में शामिल किया जाता है। यह वह समय है जब बच्चे का तेजी से वृद्धि व विकास होता है। यह 1000 दिवस बच्चे के जीवन की भौतिक व मानसिक वृद्धि एवं विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती है, ठीक है। वृद्धि व विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती है कौन? ये 1000 दिवस, ठीक है। तो सुनहरे 1000 दिवस को 3 संख्या में बांटा गया है। तो जो ये 1000 दिवस है उसको 3 संख्या में बांटा गया है, ठीक है। पहला देखते हैं 70 दिवस, 70 दिन गर्भावस्था का समय होता है। 270 दिन गर्भावस्था का समय होता है। कितना? 270 दिन गर्भावस्था का समय होता है जिसमें बच्चा अपने माता से पोषण और विकास प्राप्त करता है। यानी कि इसलिए कहा जा रहा है कि यहाँ पे गर्भावस्था महिला को 4 बार खाना चाहिए जिससे कि बच्चा भी अपने माता से पोषण और विकास प्राप्त कर सके, वो भी अपने माता के जरिए आहार प्राप्त कर सके, ठीक है। पहला 270 दिन। फिर सेकंड पॉइंट में है प्रथम 365 दिन। प्रथम 365 दिवस बच्चे के जन्म के पश्चात का प्रथम वर्ष। यानी कि जब हम बच्चा होता है उसके बाद हम लोग उसका जो पहला जन्मोत्सव मनाते हैं, पहला बर्थडे, तो ये क्या रहता है? प्रथम 365 दिवस बच्चे के जन्म के पश्चात का प्रथम वर्ष होता है।
द्वितीय 365 दिवस, यहाँ पे द्वितीय 365 दिवस बच्चे के जन्म के पश्चात का 2 वर्ष का समय, यानी कि बच्चे का सेकेंड बर्थडे जो आता है उसको भी इसमें काउंट किया गया। तो पहला इसमें 3 संख्या में बांटा गया है। पहला 270 दिवस, सेकेंड 365 दिवस, फिर थर्ड भी 365 दिवस। 2 वर्ष का समय। 270 प्लस 365 प्लस 365 इज इक्वल टू 1000। ठीक है, 1000। ये 1000 जो है ये सुनहरे दिवस के रूप में काउंट किया जाता है। ये 270 क्या है? जब बच्चा गर्भ में आता है उससे लेकर जिस दिन वो पैदा होता है तब तक का है 270 दिवस। फिर जब बच्चा पैदा हो जाता है उसका फर्स्ट बर्थडे आता है उसका हो गया 365 दिन। सेकंड है जब उसका सेकंड बर्थडे आता है तब का 365 दिन मिला के 1000 सुनहरे दिवस में काउंट किया जाता है। फिर है सुनहरे दिवस में बच्चे को स्तनपान कराया जाता है। सुनहरे 1000 दिवस में बच्चे को स्तनपान कराया जाता है जो उसका सर्वश्रेष्ठ आहार है। रोगों से रक्षा होती है, साथ ही माता व नवजात के बीच भावनात्मक जुड़ाव होता है। ठीक है, ये जब 1000 दिवस हो जाता है तो फिर स्तनपान कराया जाता है। तब तक से यानी 2 साल तक के माँ का दूध बहुत ज़रूरी होता है, जिससे कि माता और उस बच्चे के बीच में एक भावनात्मक मतलब एक जुड़ाव होता है। यानी कि माँ से वो लिपटा रहेगा तो एक अलग तरीके का प्यार स्नेह तो होगा ही बच्चे को भी और माता को भी। तो ये भावनात्मक जुड़ाव इसी को ही कहा जाता है। और स्तनपान कराने से रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ता है, यानी रोग से रक्षा भी होती है। फिर सुनहरे 1000 दिवस में विशेष देखभाल करते हुए बच्चे को स्वस्थ जीवन दिया जा सकता है। इसमें बोला है कि 1000 दिवस में विशेष देखभाल करते हुए बच्चे को स्वस्थ जीवन दिया जा सकता है। इस समय बच्चे का 80% विकास पूर्ण हो जाता है। ठीक है, इसमें यानी कि जब बच्चा 2 साल का हो जाता है तो उसका 80% विकास पूर्ण होता है। ठीक है, जब बच्चा 1000 दिवस पूरा कर लेता है यानी कि 2 साल कंप्लीट हो जाता है तो उसका 80% विकास हो जाता है, पूर्ण हो जाता है। 1000 दिवस को सुनहरे 1000 दिवस में परिवर्तित करने के लिए निम्नलिखित महत्वपूर्ण बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए। तो देखते हैं कि इसमें क्या क्या बिंदुओं को ध्यान रखना चाहिए। वीडियो लंबी हो रही है लेकिन थोड़ी देर और फिर उसके बाद मैं इसको ख़त्म करती हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, आधे घंटे से ऊपर हो गया है, तो इसलिए फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊँगी आगे का। तो देख लेते हैं कि महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या होता है 1000 दिवस के बाद। गर्भवती महिला का शीघ्र आंगनबाड़ी केंद्र में पंजीयन कराना चाहिए। क्यों? 1000 दिवस को सुनहरे 1000 दिवस में परिवर्तन करने के लिए निम्नलिखित, यानी कि 1000 दिवस पूरा होने के बाद फिर से और परिवर्तन के लिए गर्भवती महिला का शीघ्र आंगनबाड़ी केंद्र में पंजीयन कराना चाहिए। ये टॉपिक लंबा होगा तो वीडियो थोड़ा और लंबा हो जाएगा। गर्भवती सेकंड पॉइंट है, गर्भवती महिला से आखिरी माहवारी पूछते हुए संभावित प्रसव की तिथि का आंकलन करते हुए गर्भावस्था से संबंधित मुख्य बिंदुओं पर समझाइश दी जानी चाहिए। यानी कि जब एक महिला को लास्ट टाइम जो पीरियड आता है उसे भी पूछताछ करके उसका संभावित प्रसव की स्थिति का आंकलन यानी कि और
फिर मतलब जो प्रसव हुआ था उसका भी आकलन करके फिर से उसको गर्भावस्था से संबंधित मुख्य बिंदुओं पर समझाइश, यानी कि नेक्स्ट अगर बच्चा चाहिए तो उसके लिए भी समझाइश दी जाती है। फिर है थर्ड, गर्भवती महिला की 4 प्रसव पूर्व जांच कराई जानी चाहिए। ठीक है, यानी कि गर्भवती महिला की 4 प्रसव पूर्व जांच कराई जानी चाहिए। चिकित्सा की सलाह अनुसार अन्य आवश्यक जांच करानी चाहिए। 4 प्रसव यानी कि पता नहीं 4 बच्चे के बाद बोला जा रहा है या 4 प्रसव के बाद फिर से उस माता का चेक कराना चाहिए और चिकित्सा सलाह लेना चाहिए। फिर है गर्भावस्था की संभावना होते ही प्रथम प्रसव पूर्व जांच कराई जानी चाहिए। अगर फिर से कुछ ऐसा है तो फिर जांच कराना चाहिए। प्रथम प्रसव पूर्व जांच यानी कि पहले जांच कराना चाहिए, फिर उसके बाद है द्वितीय प्रसव पूर्व जांच 14 से 26 हफ्ते के बीच, तृतीय प्रसव पूर्व जांच 28 से 34 हफ्ते के एवं चतुर्थ प्रसव पूर्व जांच 36 हफ्ते में करानी चाहिए। यानी कि प्रसव के बाद अगर लेडी प्रेग्नेंट हो गई, ठीक है, लेडी प्रेग्नेंट हो गई तो उसके लिए सबसे पहले उसका माहवार यानी कि लास्ट पीरियड डेट पूछा जाता है कि फिर वो कब मतलब ऐसा प्रेग्नेंट हुआ ऐसा उसको लगा, कौन सी तिथि वो पूछा जा रहा है। फिर उसके बाद 4 प्रसव पूर्व जांच करानी चाहिए, यानी कि 4 हफ्ते के बाद उसको जांच करानी चाहिए। फिर यहाँ पे बोला जा रहा है कि गर्भावस्था की संभावना होते ही अगर वो उसको लग रहा है कि हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ तो फिर उसको प्रथम प्रसव पूर्व यानी कि फर्स्ट महीने में उसको जांच करानी चाहिए। फिर द्वितीय प्रसव पूर्व यानी जब दूसरा कंप्लीट हो जाए तो फिर 14 से 26 हफ्ते के बीच, यानी जो 14 और 26 हफ्ते के बीच होता है, यानी वही शायद कि 2-3 माह, उसके बाद फिर चेक कराना चाहिए। फिर तृतीय प्रसव पूर्व जांच कराना चाहिए। ये कितने दिन में? 28 से 34 हफ्ते के एवं चतुर्थ प्रसव पूर्व 36 हफ्ते में जांच करानी चाहिए। फिर यहाँ पे ये डेट लोग को आप लोग याद रखना ज़्यादा अच्छा रहेगा कि द्वितीय प्रसव पूर्व कब चेक कराना चाहिए। अगर ऐसा आया तो 14 से 26 हफ्ते के बीच, और तृतीय प्रसव पूर्व कब जांच कराना चाहिए तो 28 से 34 हफ्ते के बीच, और है चतुर्थ प्रसव पूर्व 36 हफ्ते में करानी चाहिए। ठीक है, अब फिर यहाँ पे गर्भवती महिला के नेक्स्ट पॉइंट पढ़ रहे हैं। गर्भवती महिला के पोषण का विशेष ध्यान रखना चाहिए। प्रथम तिमाही में गर्भवती महिला की भोजन ग्रहण करने की इच्छा कम होती परंतु पौष्टिक आवश्यकता बढ़ जाती है। इसमें कह रहा है कि प्रथम 3 जब क्या है कोई भी लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उसको पहले 3 महीने कुछ खाने की इच्छा नहीं होती, बहुत कम खाती है, खाने में मन नहीं लगता, तो भी उसके पौष्टिक आहार का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। पौष्टिक आवश्यकता बढ़ जाती है कि उसको खाने का मन नहीं, लेकिन उसके लिए ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। अतः इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए दिन में कई बार थोड़ा थोड़ा भोजन खाते रहना चाहिए। घरेलू तो हम थोड़ा मैं रुक गई थी तो हम फिर से इसको देखते हैं इस पॉइंट को। गर्भवती महिला के पोषण का विशेष ध्यान रखना चाहिए। प्रथम तिमाही में गर्भवती महिला की भोजन ग्रहण करने की इच्छा कम होती है परंतु पौष्टिक आवश्यकता बढ़ जाती है। अतः इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए दिन में कई बार थोड़ा थोड़ा भोजन खाते रहना चाहिए। घरेलू सभी भोजन गर्भवती महिला
को खिलाया जा सकता है। अधिक वसा, तेल व लाल मिर्ची युक्त भोजन का परहेज आवश्यक है, यानी कि ज़्यादा तेल और लाल मिर्ची नहीं खाना चाहिए। द्वितीय व तृतीय तिमाही में पौष्टिक आवश्यकता और अधिक बढ़ जाती है। जिस तरीके से दिन आगे बढ़ते जाता है उस तरीके से पोषण आहार भी जरूरी होता है ताकि बच्चे का अच्छे से विकास हो। ठीक है, तो द्वितीय व तृतीय माह में पौष्टिक आवश्यकता और अधिक बढ़ जाती है, अतः बढ़ी हुई आवश्यकता को पूरा करने के लिए सामान्य से अधिक मात्रा में संतुलित आहार लेना चाहिए और साथ ही दिन भर में 3 लीटर पानी अवश्य पीना चाहिए। ठीक है, तो ये लाइन आप लोगों को समझ आ गया होगा कि अधिक से अधिक मात्रा में संतुलित आहार लेना चाहिए और दिन भर में 3 लीटर पानी अवश्य पीना चाहिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, स्वास्थ्य व पोषण की देखभाल के साथ साथ गर्भवती महिला के भावनात्मक पहलू को भी ध्यान रखना चाहिए। गर्भवती महिला से आने वाले बच्चे के लिंग, लड़का लड़की, प्रसव संबंधित जटिलताओं की चर्चा घर में ना हो एवं सहज वातावरण देते हुए सकारात्मक चर्चा की जानी चाहिए। यानी कि पहले से एक गर्भवती महिला के मन में ये सब चीज़ नहीं डालना चाहिए कि लड़का होगा कि लड़की, या फिर लड़का नहीं हुआ तो ऐसा होगा, लड़की हुई तो वैसा होगा, ये सारी बातें नहीं करना चाहिए। और प्रसव से संबंधित, यानी कि बच्चा पैदा होता है तो क्या क्या होगा, तो आपको इतना दर्द होगा, ये सारी चीज़ें बात नहीं करनी चाहिए। इसलिए घर का वातावरण सहज सरल रखना चाहिए, सकारात्मक सोच होना चाहिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, प्रसव पूर्व तैयारी पूर्व से सुनिश्चित होनी चाहिए। यानी कि प्रसव से पहले, यानी कि डिलीवरी से पहले तैयारी रहना चाहिए कि उनको किसी भी चीज़ की कमी ना हो। इस तरीके से पहले से ही तैयार रहना चाहिए घर वालों को। तो प्रसव पूर्व तैयारी पूर्व से सुनिश्चित होनी चाहिए। प्रसव में साथ रहने वाले घर के सदस्य व प्रसव करवाए जाने वाली संस्था का चिन्हांकन, वाहन और उनका फ़ोन नंबर, पर्याप्त पैसे की व्यवस्था, जननी सुरक्षा योजना कार्ड, माँ व बच्चे के लिए कपड़ा, बच्चे का धुला हुआ सूती कपड़ा, कंबल, माँ के कपड़े, प्रसव के दौरान घर का ध्यान रखने वाले व्यक्ति का चिन्हांकन आदि की व्यवस्था पूर्व निर्धारित होनी चाहिए। जैसे कि आप लोग समझ ही गए होंगे कि बच्चा होने से पहले हम लोगों को ये सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए, तभी कुछ अनहोनी ना हो। ये सब को पहले से ही दूर रखना चाहिए। ठीक है, इसका व्यवस्था करना चाहिए। तो क्या क्या व्यवस्था करना चाहिए, अगर हमें इमरजेंसी की ज़रूरत पड़े तो हमें वाहन का भी ज़रूरत पड़ता है। अगर इमरजेंसी हमें हॉस्पिटल ले जाना हो तो, और हमें जिस हॉस्पिटल में हम हमेशा इलाज करा रहे हैं तो वहाँ हम किसी भी समय पहुँच सके, इसलिए हमें किसी भी हॉस्पिटल का या फिर किसी भी समुदाय का पहले से ही चिन्हांकन, यानी पहले से ही सोच के रखना चाहिए। फ़ोन नंबर पता होना चाहिए। पैसे की व्यवस्था भी अच्छे से होना चाहिए। अगर हमें पैसे की कमी हो तो फिर डॉक्टर थोड़ा सा अगर उसमें ध्यान ना दे, इसलिए हमें पहले पैसों की भी आवश्यकता करनी चाहिए। जननी सुरक्षा कार्ड भी बनाना चाहिए। जननी सुरक्षा कार्ड योजना से भी कुछ लाभ मिलते हैं। और जो माँ और बच्चे का जो कपड़ा होता है उसे हम तुरंत खरीद कर नहीं पहनाना चाहिए। उसे खरीद के फिर आप उसको धो के रखिए, ताकि जब बच्चा हो तो उसे हम घर का धुला हुआ कपड़ा पहनाएं। ठीक है, तो ये सारी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। फिर है, प्रसव के 1 घंटे के भीतर नवजात शिशु को स्तनपान कराना चाहिए। शिशु को माता के शरीर से चिपका कर रखना चाहिए। शिशु को बाहरी लोगों से संपर्क नहीं आने देना चाहिए। शिशु को सूती कपड़े से लपेट कर रखना चाहिए।
ये बात जो बोली वो 1 घंटे के भीतर बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है कि 1 घंटे के बाद बच्चे को माँ का ही स्तनपान कराएं, माँ का ही दूध पिलाएं, फिर उसे सूती कपड़े में अच्छे से लपेट कर, और बाहरी लोग, क्योंकि बाहरी लोग यानी घर के, अब घर में ये तो बहुत बड़ी खुशी होती है, फिर लोग बाहर से मिलने आते हैं, बच्चे को देखने आते हैं, तो क्या वो लोग तो बाहर से आते हैं, तो फिर कौन जानता है कि किसमें क्या मतलब कुछ प्रॉब्लम हो या फिर किसी भी प्रकार का कीटाणु हो, तो ये सब चीज़ से दूर करने के लिए बच्चे को किसी को छूने नहीं देना चाहिए। उसे सिर्फ माँ के साथ रखना चाहिए और माँ से लिपटा कर रखना चाहिए, कहा जा रहा है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, शिशु के स्तनपान का अवलोकन करना चाहिए। शिशु पूरी ताकत से स्तनपान कर पा रहा है, यह देखना चाहिए। प्रारंभिक अवस्था में शिशु जितनी बार चाहे स्तनपान करवाते रहना चाहिए। एक बार में एक स्तन से दुग्धपान करवाना चाहिए। एक बार में पहले एक स्तन का पूरा दूध पिलाना चाहिए, फिर बाद में दूसरा, ताकि पहले एक का ख़त्म हो तो दूसरा का, फिर उसके बाद इस तरीके से अल्टरनेट पिलाना चाहिए। फिर है, यदि शिशु 2 किलो से कम वजन का है एवं उसका जन्म 8 माह से पूर्व हुआ है, या वह ताकत से स्तनपान नहीं कर पा रहा है, तो ऐसा बच्चा कमज़ोर वजन होता है। तो इसमें कहा जा रहा है कि यदि 2 किलो से कम है बच्चा और उसका जन्म 8.5 माह में हो गया हो, यानी कि क्योंकि बच्चा तो 9 महीने में ही होना चाहिए, तो उसे ही स्वस्थ बच्चा कहा जाता है। अगर वो 8.5 महीने में हो गया हो, वह अच्छे से वो स्तनपान नहीं कर पा रहा है, दूध अच्छे से नहीं पी पा रहा है, ताकत से दूध को नहीं खींच पा रहा है, तो ऐसे में उस नवजात शिशु को कमज़ोर नवजात शिशु कहा जाता है और इसे विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है। तो वैसे बच्चों को विशेष देखभाल की, अच्छे से देख रेख की आवश्यकता होती है। विशेष देखभाल में लगातार स्तनपान, प्रत्येक घंटे में स्तनपान, शरीर से चिपकाकर गर्माहट देना, यानी शरीर से उसको चिपकाकर गर्माहट देने की भी बहुत ज़रूरत होती है। जैसे कि जो कंगारू होता है, आप लोग देखे होंगे कि उसके में थैली होता है और उसका जो बच्चा होता है उस थैली में ही रहता है चिपक कर। उसी तरीके से ही उस नवजात शिशु को जो थोड़ा कमज़ोर हो, अच्छे से दूध नहीं पी पा रहा हो और कम माह में, जिसकी माह पूर्ण नहीं हुआ हो और पहले हो गया हो, तो उसको माँ से चिपका कर रखना चाहिए, उसको गर्माहट मिलना चाहिए। ठीक है, वह अतिरिक्त सफाई आवश्यक है और उसके बाद अच्छे से उसकी साफ सफाई भी रखना चाहिए। तो फिर से देख लेते हैं, यदि शिशु 2 किलो से कम वजन का है एवं उसका जन्म 8.5 माह से पूर्व हुआ है, या वह ताकत से स्तनपान नहीं कर पा रहा है, तो ऐसा बच्चा कमज़ोर नवजात होता है और इसे विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है। विशेष देखभाल में लगातार स्तनपान, प्रत्येक घंटे में स्तनपान, शरीर से चिपकाकर गर्माहट देना, कंगारू की तरह वह अतिरिक्त सफाई आवश्यक होता है। ठीक है, और लास्ट पॉइंट है, 6 माह तक केवल स्तनपान आवश्यक है। साथ ही इस उम्र के बच्चे से बातचीत शुरू कर देनी चाहिए। और स्तनपान कराते समय देखिए मम्मी लोग थोड़ा बच्चों से बात करते हैं ताकि वो जाने कि हाँ ये मेरी मम्मा है, तो फिर वो इन बातों को समझ सके, सुन सके, तो इससे पता चल सके कि हाँ बच्चे के में सुनने की शक्ति है और वो क्या क्या मूवमेंट कर रहा है। इस तरीके से बच्चे से भी बात करना बहुत ज़रूरी होता है।
और इसमें सबसे ज़्यादा अगर आप लोग देखे होंगे तो सबसे ज़्यादा यही जोर दिया जा रहा है कि 6 महीने तक के सिर्फ और सिर्फ माता का ही दूध उसको देना चाहिए। ठीक है, अब इसके कुछ फ़ायदे हैं, मैं इसको कवर कर लेती हूँ। ये 3 पॉइंट और है, फिर आगे और भी पॉइंट है लेकिन मैं उसको बाद में पढ़ाऊँगी। तो स्तनपान के फ़ायदे क्या क्या होते हैं? माँ का दूध पचाने में आसानी होता है, इसमें पोषक तत्व होते हैं जो बच्चे को संक्रमणों से बचाते हैं। चूसना, जबड़े और दांत में विकास में मदद होता है। चूसने में दूध को चूसने में जबड़े और दांतों का विकास होता है। तो ये होता है स्तनपान के फ़ायदे। इसको मैं फिर से बताऊंगी, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। और बाकी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ताकि और जब मैं वीडियो लाऊं तो आप लोग इसकी आगे की क्लास को आप तक पहुंच सकें और अच्छे से पढ़ सकें।